नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 15 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास माताएं, लड़कियां और महिलाएं, ये क्या है, 3 लेटर देकर रखे हुए हैं। इनमें हमें आपस में संबंध बताना है और इनका क्या डायग्राम भी बताना है। तो संबंध कैसे पता करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि माताएं और लड़कियां हैं तो आपस में हमें इन दोनों के बीच में क्या देखना है, संबंध देखना है। आखिर माताएं और लड़कियां किस प्रकार से संबंधित हैं तो हमें एक डायग्राम के थ्रू देखना है। तो सबसे पहले हम माताओं का क्या है डायग्राम बना लेते हैं। ये बना लिया। अब आप जानते हैं दोस्तों कि जो लड़कियां और माताएं हैं, तो देखो जो लड़कियां होती हैं ना, वो सभी की सभी माताएं नहीं होती हैं, समझ रहे हैं ना। जो माताएं हैं, ठीक, वो सभी लड़कियां नहीं हो सकती हैं, और जो लड़कियां हैं वो सभी माताएं भी नहीं हो सकती। यानी कि दोस्तों ये आधी आधी होंगी। कैसी होंगी? आधी आधी। आधी माताएं होंगी और आधी क्या होंगी? लड़कियां होंगी। अब इसके बाद दोस्तों महिलाओं का संबंध आपको माताओं से भी देखना है और महिलाओं का संबंध आपको लड़कियों से भी देखना है। तो देखो दोस्तों, चाहे वो माताएं हों या फिर लड़कियां हों, वो सभी के सभी किसके अंदर आएंगी? महिलाओं के अंदर। किसके अंदर आएंगी? महिलाओं के अंदर। तो क्या इस प्रकार का डायग्राम किसी में दिखाई दे रहा है? जी हाँ कहना, वो आपका बी में है। तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ सरल कर दी है। वो क्या, मुझे एक बच्चे ने कमेंट करके बताया था कि सर जो क्वेश्चन आप बताते हैं, दरअसल ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिए जाते हैं रीजनिंग के, अथवा हम रीजनिंग के किन किन टॉपिकों को पढ़ें, हमें यही पता नहीं होता है। यानी कि आपको ये पता नहीं होता है कि रीजनिंग का विषय कहाँ से पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका वेन आरेख से आता है, यानी कि वेन डायग्राम। यदि आप इस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि क्या है, रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। आप कहीं का भी एग्जाम दें या किसी भी स्टेट एग्जाम में दे रहे हैं दोस्तों, तो आपको वेन आरेख का ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैंने इसका क्या है, एक ना एक टॉपिक यहाँ पर डाला हुआ है। तो हर क्वेश्चन के नीचे होगा, तो आप देखते चलिएगा। शायद मैं ही बता दूं, वरना आप देखते चलिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, लुप्त संख्या यहाँ पर आपको एक टेबल लेकर रखी है। यहाँ पर जो टेबल है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अंक भी डले हैं। अब आप लोगों को यही पता नहीं होता है, जिन व्यक्तियों ने या जिन बच्चों ने पढ़ी है उन्हें तो पता होता है कि किस टाइप से ये क्वेश्चन करना है, लेकिन जिन्हें नहीं पता होता है उन्हें पता ही नहीं कि हमें यहाँ दरअसल ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और अंत कहाँ करना है। तो देखो दोस्तों, इसमें जो पहला क्या होता है पहचानने के लिए, कि सबसे पहले तो इसे देखा जाता है, हमने देख लिया। इसके बाद जो सेकंड होता है दोस्तों, कि इसमें सबसे बड़ी संख्या को चुन लीजिए। क्या चुन लिया हमने? 44 और 64 क्या है, ये बड़ी संख्याएं हैं। ठीक, तीसरा क्या होता है दोस्तों, कि जब बड़ी संख्या नीचे की ओर है तो हमें क्वेश्चन को कहाँ से देखना है? ऊपर से नीचे की ओर देखना है। कहाँ से देखना है? ऊपर से नीचे की ओर होना है। ठीक, चौथी जो होती है दोस्तों यहाँ समझने के लिए, जब हमने ऊपर से नीचे की ओर देखा है तो हमें जो दो संख्या दिख रही ना छोटी छोटी, इन्हीं में हमें कुछ ऐसा करना है कि वो कितना हो जाए, 144 हो जाए। तो ये 4 नियम फॉलो करने होते हैं, तब जाकर आप इसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 144 है और 64 है। अब मान लीजिए दोस्तों कि जो 44 और 64 हैं, यदि समझ लीजिए यहाँ पर क्या होती है, हमारी 3 होती, यहाँ पर 4 होती और यहाँ पर 31 और यहाँ पर 51 होती, तब आपको क्या देखना था? इस साइड देखना था, इस साइड, ना कि आपको इस साइड देखना था। अब क्या, आपको इस साइड की ओर देखना होगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। बाकी की देखो मैंने यहाँ पर टॉपिक डाल दिया है कि जो आव्यूह एवं संख्या सारणी, यानी मैट्रिक एंड नंबर टेबल, यदि आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस के तौर पर रहेंगे। तो देखो दोस्तों, जो हमारे पास 44 है, कितना है? 44 है। तो 44 जो दो संख्याएं हमारे पास 4 और 3, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वो कितना हो जाए, 44 हो जाए। तो सोचिए दोस्तों, यदि हम इसमें आपस में इंटू कर देते हैं, कितना कर देते? इंटू, तो ये कितना हो रहा है? 12 हो रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए 44। तो हमने जो इंटू किया है उसी का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना आ रहा है हमारा? 144 आ रहा है। तो ये तो हमारा क्या लग गया, लॉजिक लग गया। लेकिन दोस्तों ये लॉजिक या फिर ये ट्रिक तभी लागू होगी पूरे क्वेश्चन में, जबकि आपका समान यही लॉजिक
सभी में अप्लाई हो। जैसे कि दोस्तों यदि हम 1 का इंटू 8 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। यानी कि ये वाला लॉजिक इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो यानी कि ये लॉजिक हमारा क्या है, सही लग रहा है। इसी प्रकार दोस्तों इसका हम आपस में इंटू करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने कहा है दोस्तों कि आप प्रैक्टिस के तौर पर या इसे समझने के तौर पर आप भी एवं संख्या सारणी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, या मैट्रिक एंड नंबर टेबल। यदि आप नंबर टेबल करोगे दोस्तों तो आपको केवल से केवल इसी टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे, लेकिन यदि आप लेटर करोगे तो इनकी जगह पर दोस्तों आपको लेटर भी दिखाई देंगे। ठीक, तो इसलिए दोस्तों आप मैट्रिक एंड नंबर करना, आपको पूरे के पूरे इसके अंदर का टॉपिक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक क्या जा रही है दोस्तों, श्रेणी जा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पर बी बी, ए सी, जेड डी, बाई ई और क्या है, एफ है, एक्सेप और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें अगली वैल्यू रखनी है कि क्या होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, बी बी से। कहाँ से कर रहे हैं, बी बी से। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो इस साइड वाला जो पद है वो क्या है, आगे की ओर क्रम से बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों इस साइड का जो पद है वो हमेशा क्या, क्रम से पीछे की ओर घट रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी चीज़ को। यानी कि मेरा बात ये कह रहा हूँ दोस्तों कि जो हमारा बी है, देखो बी के बाद दूसरा पद देख रहे हैं हम, बी के बाद सी हो रहा है, सी के बाद डी हो रहा है, डी के बाद ई हो रहा है, ई के बाद क्या हो रहा है, एफ हो रहा है। तो एफ के बाद क्या होगा दोस्तों, जी होगा। कितना होगा, जी होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, पहले वाले पद की। तो पहले वाला बी के बाद घटाएंगे एक, तो कितना हो रहा है, ए बच रहा है। ए के बाद दोस्तों जब हम घटाएंगे तो क्या हो रहा है, जेड हो रहा है। जेड से भी एक पीछे का जो लेटर होगा वो क्या है, वाई है। वाई के पीछे का जो लेटर है दोस्तों वो क्या है, एक्स है। तो एक्स के पीछे का लेटर क्या होगा दोस्तों, वो होगा डब्लू। क्या होगा, डब्लू, जो कि बी और क्या है दोस्तों, जो कि बी में देकर रखा है। तो दोस्तों ये जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है ये आपको श्रेणी परीक्षण यानी कि सीरीज में से आता है। सीरीज में भी दोस्तों आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग सीरीज, इस प्रकार की इसके अंदर कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप सीरीज को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों पासा का, कि नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर ए के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासा दिखाई दे रहा होगा जिसमें एस, एच और भी है, और दूसरे पासे में ए, एल और एच है। तो देखो दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। पासा में कितने, 6 अंक होते हैं। 6 अंक या फिर लेटर मान सकते हैं हम, और उसमें 6 ही क्या होती हैं दोस्तों, फलक होती हैं। जब आपने सांप सीढ़ी या पासा का भी खोला होगा तो आप जानते होंगे। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों जब आप फेंकते हैं पासे को, ठीक, पासे को फेंकते हैं, समझ लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, कहाँ पर, यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने ऐसा फेंका और ये पासा यहाँ पर आ गया, तब आपको ये वाली फलक और ये वाली ही दिखती हैं, बाकी 3 फलकें नहीं दिखाई देती हम, ठीक है ना। क्योंकि आप इस साइड बैठे हैं तो आपको उस साइड का नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए दोस्तों जो आपको इस साइड की फलकें नहीं दिखाई दे रही थी ना दोस्तों, तो उसी का जो इमेज आपको दूसरे पासे में यहाँ पर दर्शाई गई। दरअसल ये एक ही पासा है, ये क्या है आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन जो आपको पीछे की फलकें नहीं दिखाई दे रही थी तो उसने दूसरा पासा यही का यही बनाकर दे दिया। उसने कहा कि ये इसी पासे की क्या है, छिपी हुई फलकों के लेटर हैं। समझ आए ना। इसलिए दोस्तों ये और ये क्या है, एक ही पासा है। आप इसे डबल या फिर 2 पासे नहीं कह सकते हैं, ये क्या है, एक ही पासा है। तो अब दोस्तों ऐसी स्थिति में आप क्या किस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो दोस्तों जब आपके पास 2 फलक हों, कितने हों, 2 फलक, तो 2 फलकों में सबसे जो पहला काम होता है वो होता है कि इन संख्याओं को आप संख्या में हो सकते हैं या फिर लेटर में। तो सबसे पहला जो काम होता है कि दोनों में आपको कॉमन देखना है कि आखिर कॉमन है क्या। तो देखो एच कॉमन है क्या, दोनों में नहीं है। भी कॉमन है, नहीं है। तो दोस्तों एच दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है। समझ गए ना। अब इसके बाद दोस्तों दूसरी स्थिति आपको क्या करनी होती है, दूसरी स्थिति करनी होती है दोस्तों घड़ी। तो आपको घड़ी की समय यानी कि जो घड़ी जैसे कि चलती है दोस्तों, घड़ी कैसी चलती है, ऐसी चलती है। तो आपको इसी दिशा में आपको इन लेटरों को देखना है। जैसे कि एच के बाद क्या आएगा, एस आएगा, एस के बाद क्या आएगा, भी आएगा। इसी प्रकार दोस्तों फिर आपको एच के बाद एल आएगा, एल के बाद ए आएगा। ठीक, तो इस टाइप से आपको चलना है। तो हमें पहले से स्टार्ट करते हैं एच, एस और बी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एच, एस और कितना, भी।
इसके बाद दोस्तों एच के बाद ये दूसरे वाले पे आते हैं एच एल और ए। तो यहाँ पर लिखते हैं एच एल और कितना ए। तो ये हो गया हमारा क्या क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखो दोस्तों भी के जो विपरीत है वो क्या है, ए है। और एच के विपरीत कितना है दोस्तों, वो क्या है, एल है। और एच के विपरीत एच नहीं हो सकता, यहाँ पर याद रखें आप। तो हमारा जो को यहाँ पर क्या पूछा था कि अक्षर ए के विपरीत क्या है, तो ए के अक्षर के विपरीत दोस्तों भी है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो देखो दोस्तों अब इसकी और चीज़ भी आप ध्यान रखें जब भी आप करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब आपको ये वाला जो कॉमन है, आपको एच का संबंध एच से है, यानी एच के विपरीत कभी एच नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पर हमने 4 फल के तो यहाँ पर कर ली हैं, यानी 4 फल के तो यही हो गई, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद 5वीं फलक क्या है दोस्तों, एच है। इसके बाद क्या बची, अंतिम फलक, यानी दोस्तों जो अंतिम लेटर यदि आपको किसी ऑप्शन में दिया जाए तब जो अंतिम बचता है उसका संबंध उससे हो सकता है। ठीक समझ रहे हैं ना, इन 5 से नहीं हो सकता है, बाकी की जो अगल से एक लेटर हो उससे संबंध इसका हो सकता है। जैसे कि दोस्तों यदि मैं यहाँ पर आर लिख देता तब आप कह सकते थे कि एच का संबंध आर से है, समझ रहे हैं ना। लेकिन दोस्तों ना ही तो ए से कह सकते थे, ना ही तो ए से, ना एस से, ना भी से, और ना ही एच से। इसके अतिरिक्त कोई तीसरा या चौथा या छठा कोई भी लेटर होता तब आपका संबंध किससे रहता, एच का उससे रहता, सॉरी विपरीत होता। ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है आपका डाई से यानी पासे से। यदि ये रीजनिंग का एक टॉपिक ही है, ये भी लगभग प्रत्येक स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को भी पढ़िएगा क्योंकि ये किसके रीजनिंग के अंतर्गत आता है। रीजनिंग दोस्तों आप जानते होंगे कि रीजनिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है वेरिएबल और एक होती है नॉन वेरिएबल रीजनिंग। दोस्तों वेरिएबल वो होती है जिसमें क्या होते हैं, थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और नॉन वेरिएबल टाइप की वो होती है जो अपरिभाषित टाइप की होती है, जिसमें दोस्तों चित्र वगैरह वगैरह चीज़ें आती हैं। ठीक समझ रहे हैं ना, तो ये 2 टाइप की क्या होती हैं, रीजनिंग होती हैं। और यदि बात की जाए दोस्तों जो वेरिएबल रीजनिंग है, इसमें लगभग 27 टॉपिक हैं। कितने हैं, 27। और इसमें दोस्तों करीबन आपके 10 टॉपिक हैं, यानी दोस्तों रीजनिंग विषय में ही आपके केवल से केवल 37 टोटल 37 टॉपिक हैं। और दोस्तों पूछा आपसे कितने टॉपिक पर जाता है, 20 टॉपिक पर। कितने पर टॉपिक, 20 टॉपिक पर, समझ रहे हैं ना। इसलिए दोस्तों आप प्रत्येक टॉपिक को पढ़ा करें। तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि आपकी माँ क्या है दोस्तों, आपकी माँ की भाभी क्या है दोस्तों, आपकी माँ की भाभी के पति की माँ के छोटे बेटे की बहन आपकी क्या लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लगभग सभी स्टेट एग्जामों में ही पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों ये कौन है, आप हैं, समझ रहे हैं ना, ये कौन है, आप हैं। तो आपकी माँ, तो यानी कि इनसे तो हमारा किसका संबंध है, माँ का ही संबंध है। अब माँ की भाभी, तो दोस्तों जो हमारी मम्मी हैं उनकी जो भाभी होंगी, तो वो जो भाभी होंगी दोस्तों वो हमारी कौन होंगी, मामी होंगी। कौन होंगी, मामी होंगी। क्योंकि दोस्तों जो मामी होती हैं, समझ लीजिए आपकी मामा की क्या है, मम्मी की एक भाई हैं, जो भाई की शादी हो गई है तो वो उन्हें क्या बोलेंगी, भाभी ही तो बोलेंगी ना, तो हमारी कौन होंगी, मामी। ठीक, इसके बाद क्या है, भाभी के पति, भाभी के पति हमारी कौन होंगे दोस्तों, मामा जी होंगे। ठीक, मामा जी होंगे तो पति की पत्नी, यानी दोस्तों मामा जी की माँ कौन होगी, हमारी नानी होंगी, समझ आए ना, नानी होंगी। उसने क्या बोला है अब कि माँ के छोटे बेटे, यानी कि दोस्तों नानी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा जो पति और भाभी थे उनकी शादी हो गई, छोटे बेटी है, तो छोटे बेटे भी दोस्तों हमारे कौन लगेंगे, मामा ही लगेंगे, समझ रहे ना। छोटे बेटे भी कौन लगेंगे, मामा ही लगेंगे। अब उसने क्या बोला है कि छोटे बेटे की बहन, छोटे बेटे की बहन दोस्तों हमारी कौन लगेगी, मौसी लगेंगी। कौन लगेंगी, मौसी लगेंगी, जो कि ऑप्शन डी में देकर रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको रक्त संबंध से क्वेश्चन आता है, जिसे हम ब्लड रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये टॉपिक भी आपका रीजनिंग में आता है, जो कि वेरिएबल रीजनिंग टाइप के टॉपिक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राजीव को 53 24 1 लिखा जाता है तो राजा को क्या लिखा जाएगा। तो देखो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको किस में आता है, कोडिंग और डिकोडिंग में। ठीक, तो यदि की बात की जाए दोस्तों कि सबसे बड़ा जो टॉपिक है, सबसे जो सरल माना जाता है दोस्तों, यही वाला टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें हमें नकल करनी होती है। क्या करनी होती है, नकल। तो दोस्तों आपको मैं नकल करना सिखाता हूँ कि किस प्रकार से नकल की जाती है। तो देखो दोस्तों यदि आपने समझ लीजिए ये क्या है दोस्तों, आपका मोबाइल है, ये क्या है, आपका मोबाइल है। तो आपके मोबाइल में आपने क्या पासवर्ड डाला, राजीव। क्या डाला है, राजीव। और आपने कहा है कि जहाँ मैंने आर टाइप किया है वहाँ मैंने कितने किए हैं, 5 टाइप किए हैं। और जहाँ आपने ए टाइप किया है वहाँ आपने कितने, 3 टाइप किए हैं। जहाँ आपने जे किया है वहाँ 2 टाइप किया है। जहाँ
आई किया है वहाँ 4 टाइप किया, जहाँ भी टाइप किया है वहाँ आपने 1 टाइप किया है। अब उसी टाइप को आपने मेरे मोबाइल में टाइप कर दिया एक दूसरे पैटर्न के हिसाब से। तो आपने क्या लिखा, राजा। तो आपने कहा है कि सर जी ये मोबाइल में पासवर्ड मैंने डाल दिया है, तो आप खोल कर बताइए। तो देखो दोस्तों, जो राजा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि जो लेटर आपको राजा में है वही लेटर आपको इसमें भी दिखाई दे रहे होंगे, दे रहे हैं। आर है, ए है, जे है, ए है ना इसमें। तो इसका कोड आपको जब आपने टाइप किया था तो आपने मुझे कोड भी बताया थी कि जहाँ आर टाइप किया है वहाँ मैंने कितने 5 टाइप किया है। तो आर की जगह पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ए की जगह पे कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिया। जे की जगह पे कितना है दोस्तों, वो है आपका 2, तो हमने 2 लिख दिया। और ए की जगह पे कितना है, 3 है। तो 53 और 23 ये पासवर्ड मैंने डाल दिया और ये हमारा मोबाइल क्या है, खुल चुका है, जो कि ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हिंदी में हम सांकेतिक भाषा, यदि आप यूट्यूब पे जो हिंदी मीडियम से हैं वो सांकेतिक भाषा टाइप करेंगे रीजनिंग, तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक, कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट यदि आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको वहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, तो जैसे कि दोस्तों भारत का संबंध किससे है, दिल्ली से बताया गया है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हमें क्या है, सोचते ही यानी देखते ही समझ जाना चाहिए कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर जो भारत है दोस्तों, क्या है, भारत हमारा एक देश है। दिल्ली क्या है दोस्तों, एक राजधानी है। तो दोस्तों जो भारत की जो राजधानी है वो क्या है, दिल्ली है। तो जो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश हमें पता है कि एक राज्य है, ठीक, क्या है, एक राज्य है। तो राज्य की जो दोस्तों राजधानी है वो क्या होगी, लखनऊ होगी। क्या होगी, लखनऊ। यानी कि दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का संबंध रहेगा वो किससे रहेगा, लखनऊ से रहेगा, जो कि ऑप्शन सी में देकर रखा है। तो दोस्तों इसे हिंदी में सादृश्यता परीक्षण बोलते हैं और इंग्लिश में एनालॉजी टेस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों एनालॉजी में आपको लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, मिक्सड एनालॉजी, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। कम से कम इसके अंदर ही टॉपिक हैं, ठीक। जैसे कि दोस्तों एनालॉजी एक रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। तो आपको कम से कम इस पे ही कम से कम 8 दिन लग जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप क्या है, रीजनिंग का एक एक टॉपिक प्रतिदिन पढ़ा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों ये टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा कैलेंडर का। किससे रहेगा, कैलेंडर वाले क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको करने से पहले दोस्तों इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि दोस्तों शताब्दी क्या होती है। तो शताब्दी दोस्तों 400 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है, 400 वर्ष की होती है, ठीक। और दोस्तों लीप ईयर जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है। समझ रहे हैं ना, 4 वर्ष का होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं तो इन्हीं का प्रयोग हम करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो इसे दोस्तों हम क्या, वर्ष और प्लस दिन, ठीक, क्या है, वर्ष और प्लस क्या है, दिन है, कितना है, 1 है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले जो है इसे शताब्दी में लिखा जाता है। तो शताब्दी इसकी कितनी होगी दोस्तों, 2010 की। 2010 की कितनी शताब्दी होगी, 2010 की दोस्तों 2000 ही होगी। कितनी होगी, 2000 ही होगी, कभी भी 2010 नहीं होगी। 400 वर्ष के अंतर से चलता है, जैसे 1900 है, कितना 1800 है, ठीक, 1600 है। ये क्या होती हैं, शताब्दी होती हैं, जो 100 वर्ष टाइप से होती हैं, ठीक। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों फिर हमें इसे किस में तोड़ना होता है, वर्ष में। अब वर्ष कितना है दोस्तों, कितना बचा है, शताब्दी तो 2000 होगी, अब कितना बचा है वर्ष हमारे पास, 10। अब दोस्तों यहाँ पर बच्चे बहुत सारी गलती क्या करते हैं कि 10 वर्ष हैं तो यहाँ पर फट से 10 वर्ष लिख देते हैं। लेकिन दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि जो जनवरी का महीना है आपका, पहली बात तो 1 जनवरी है और ऊपर से क्या है दोस्तों कि पहला महीना है। तो ये 2000 नहीं होगा, 2010 नहीं होगी, 2009 ही होगा। चल तो आपकी क्या 10 ही रही होगी, लेकिन दरअसल दोस्तों ये पहला महीना है 2000 कितने का, 10 का। लेकिन दोस्तों
इस प्रकार से तो दोस्तों 31 दिसंबर तक क्या है 2010 रहेगी। तो फिर क्या हम इनके बीच को भी हम 2010 में ऐड करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसलिए दोस्तों जो जनवरी का महीना है वो दरअसल कम से कम दोस्तों 6 महीने से यदि स्टार्ट हो तो हम 2010 को लिख सकते थे। लेकिन दोस्तों यदि 6 महीने से स्टार्ट के यदि महीना यहाँ पर दे गया है तो सन को हम 2010 नहीं लिख सकते हैं, समझ आए ना। इसलिए दोस्तों 1 जनवरी है पहला महीना, इसलिए हम इसे क्या है 9 वर्ष के रूप में लिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या बोला है 1 जनवरी, तो दिन कितना है 1 है। तो देखो हमने शताब्दी में तोड़ लिया, वर्ष में तोड़ लिया और किस में दिन में तोड़ लिया। तो 3 चीज़ों में आपको तोड़ना है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जो शताब्दी है तो शताब्दी कितने वर्ष की होती है 400 वर्ष की। तो आपको इसमें 400 से क्या भाग दे देना। जब आप 400 से भाग दोगे दोस्तों तो आपका जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा 0 बचेगा। यानी कि दोस्तों आपने कैलेंडर कभी भी किया होगा कैलेंडर वाले क्वेश्चन, तो जब हम कैलेंडर के क्वेश्चन करते हैं तो जब 7 से डिवाइड करते हैं तो उसका शेष देखते हैं। क्या देखते हैं? शेष देखते हैं। जब शेष देखते हैं दोस्तों तो 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0। तो अब दोस्तों आप ये बात कर रहे होंगे, मुझे पता है कि क्या बात करना चाहते हैं आप। तो दोस्तों जब आप इसे 400 से डिवाइड करोगे ना दोस्तों, कितने से 400 से, तो ये लगभग आपका 400 बचेगा। कितना बचेगा? 400। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि 400 वर्ष में दोस्तों जो विषम संख्या रहती है वो कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0। इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। इसके बाद दोस्तों क्या है? वर्ष है। तो वर्ष है दोस्तों कितने वर्ष है? 9 वर्ष है। 9 वर्ष में से दोस्तों आप जानते हैं कि लीप ईयर होते हैं। कितने होते हैं? लीप ईयर। तो इसमें दोस्तों लगभग आपके 2 लीप ईयर आए होंगे। कितने आए होंगे? 2 लीप ईयर। तो दोस्तों हमें इसमें क्या देना है? 4 से भाग देना है। इसमें हमें 400 से दिया है, इसमें हमें कितना देना है वर्ष में? 4 से, क्योंकि हमें लीप ईयर भी तो देखना है। तो 400 भाग देंगे तो 4 एकम 4, कितना शेष बचेगा हमारे पास? 5 बचेगा। तो हमने 5 लिख लिया यहाँ पर। सॉरी 5 नहीं बचेगा हमारा, 1 मिनट, ठीक। कितना बचेगा? 4। 4 दूनी 8। तो हमारे पास दोस्तों जो हमारे पास होगा ना, तो देखो जो लीप ईयर है तो 9 वर्ष में दोस्तों 4 और क्या 8, यानी कि 2 लीप ईयर आए होंगे। कितने आए होंगे? 2। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आए होंगे दोस्तों, आपके पास कितना? 1 ही लीप ईयर आया होगा। इसलिए यहाँ पर कितना बचेगा? 5 बचेगा। और हमारे पास 1 दिन है, तो इन सभी को दोस्तों जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा हमारे पास? सॉरी यहाँ पर 4 है, ठीक। कितना है? 4 है, क्योंकि लीप ईयर कितनी बार आया है? 1 ही बार आया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 जब होगा दोस्तों तो आप देखते होंगे कैलेंडर में कि एक सोमवार का 1 कोड होता है, मंगलवार का 2 कोड होता है, और बुधवार का 3 कोड होता है, बुधवार का 4 कोड होता है, गुरुवार का 4 कोड होता है, और शुक्रवार का कितना होता है? 5 कोड होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है दोस्तों आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा, लेकिन दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए आप ये क्या है कैलेंडर जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी लगभग समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपका ये कैलेंडर का टॉपिक भी बता दिया है कि थोड़ा आप कैलेंडर का टॉपिक पढ़िएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप से ये क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ टाइप के जैसे बताया लीप ईयर, शताब्दी, तो आपकी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, समझ रहे ना। तो दोस्तों जब तक आप उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे ही होंगे कि इन्हें या फिर इस टाइप के क्वेश्चन कभी उनने किए ही नहीं होंगे, समझ रहा हूँ मैं, ठीक। तो अब क्या होता है कि आपने कभी किए ही नहीं होंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप सोच सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप समझ रहे हैं कि मैंने जो 9 वर्ष था, समझ रहे हैं ना, जैसे कि 9 वर्ष था तो 9 वर्ष में हमने क्या किया था कि वो 5 बचा था। यही आपका डाउट है ना। तो देखो दोस्तों जब आप इसमें 4 से डिवाइड करोगे ना तो 4 दूनी 8, हमारे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब जो 1 बचा है दोस्तों वो आपको क्या करना है? इसमें जोड़ दीजिएगा। इसमें 9 में जोड़ दिएगा, ठीक। तो 9 में जब आप जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, समझ रहे ना इस चीज़ को। तो जब दोस्तों आपका 10 होगा तो इसमें आपको दोस्तों क्या करना है कि फिर आपको माइनस के कितने कर देने हैं? सॉरी 1 मिनट, फिर आपको क्या करना है? इसमें 7 से डिवाइड कर, किससे? 7 से भाग देना। आप 7 से भाग क्यों देते हैं दोस्तों? क्योंकि हमारे पास 7 ही दिन होते हैं, इसलिए हमें क्या 7 से भाग देना होता है। 7 से जब भाग देंगे दोस्तों तो 7 एकम 7, हमारे पास शेष कितना बचेगा दोस्तों? वो बचेगा हमारे पास कितना? 3। तो सॉरी 1 मिनट दोस्तों, हमने 4 किया था ना, यहाँ पर दरअसल शुक्रवार नहीं आएगा, उससे जो नीचे होगा वो आएगा गुरुवार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गलती हो गई, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक। सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि 7 जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसका शेष 3 बच रहा है। कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हमें
एक दिन भी है तो एक दिन भी जोड़ेंगे तो टोटली 4 होंगे, और 4 कोड होता है गुरुवार का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक घड़ी में 12:15 हो रही हैं। कितने हो रहे हैं? 15 मिनट हो रही हैं। तो 12 से मिनट वाली सुई कितने डिग्री आगे की ओर गई होगी? ठीक, तो देखो दोस्तों, आपने घड़ी का टॉपिक तो पढ़ा ही होगा। ये क्या है? क्लॉक। ये घड़ी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे करना होता है, जैसे कि दोस्तों अब मान लीजिए कि हमारे पास कितने हैं, ये घड़ी का एक डायग्राम है। कितना है? डायग्राम है। ठीक, समझ लिया ना। तो ये दोस्तों आपके पास क्या है? मिनट का है। ठीक, ये किसका है? मिनट का है। और ये वाला है कि आपका घंटे का। ठीक, जो रेड से है ये घंटे का है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर कितने हुए? 3 होंगे। तो आपका ये पूछा है कि 12 दोस्तों कितने 15 मिनट हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों जो मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री आगे की ओर बढ़ गई है। तो देखो दोस्तों, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है घड़ी? 6 डिग्री का। तो दोस्तों 5 मिनट में वो कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का। राइट। तो दोस्तों 5 30 यहाँ बनाएगी, 30 यहाँ बनाएगी, और 30 यहाँ बनाएगी। तो टोटल दोस्तों 15 मिनट में कितने डिग्री का बना लेगी? वो 90 डिग्री का, जो कि ऑप्शन किस में है? बी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। अब दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ा फैक्ट बताता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चनों में कहाँ से गलती करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन यदि आपको याद होगा तो आप कर पाओगे, नहीं तो वरना आप नहीं समझ पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो अब कैसे, ये हमने क्या एक डायग्राम बना लिया। क्या है? डायग्राम है। ये हमारा कैसे है? घंटे वाला है। और ये क्या है दोस्तों? अभी मिनट का नहीं बनाते हैं। 1 2 और ये 3। ठीक, यहाँ पर 6 बजेंगे, यहाँ पर 9 बजेंगे, ये 12 का है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि एक घड़ी में 12:15 हो रही हैं। तो 12 से मिनट वाली सुई कितने डिग्री आगे की ओर, यानी दोस्तों आपकी कितनी है? 12 पर थी। क्या थी? 12 पर थी। आपसे ये नहीं पूछा था कि इन दोनों के बीच का डिग्री का कोण कितना है दोस्तों, कि जब 12:15 हो रही थी तो इन दोनों के बीच का डिग्री का कोण नहीं पूछा था। आपसे ये पूछा था कि 12 से जो मिनट वाली जो सुई है दोस्तों, वो 12 से 3 पर यानी 15 मिनट तक चली है। तो वो कितने डिग्री का कोण के जो तय दूरी कर चुकी थी, वो 90 डिग्री का तय कर चुकी थी। ठीक, लेकिन दोस्तों यदि आपसे इन दोनों के बीच की डिग्री का कोण पूछते तब आपका 90 नहीं आता, तब आपका लगभग 97.5 के लगभग आता। कितना आता? 97 लगभग 5 के बीच में। अब वो कैसे दोस्तों, तो मैंने अभी हाल आप लोगों को बताया था कि जैसे कि दोस्तों ये क्या है दोस्तों? 5 मिनट। तो 5 मिनट में दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण। कितने का? 30 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई। जब वो 5 मिनट पर जो 5 मिनट की दूरी तय करती है तो वो 30 मिनट डिग्री का कोण बना लेती है। राइट। तो दोस्तों इसके हम 4 फैक्टर करते हैं। एक ये कर लिया है, एक ये वाला कर लिया, और एक ये वाला कर लिया। तो ये कितने का होगा दोस्तों? ये 90 डिग्री का होगा। ये कितने होगा? 90 डिग्री के। ठीक, कितने? 90 डिग्री के होगा। राइट। तो दोस्तों ये 30 को भी हम 4 भागों में बांटें दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों जो 4 भाग होंगे वो क्या क्या होंगे हमारे? 7.5 होंगे, 7.5 होंगे, 7.5 होंगे, और कितने होंगे? 7.5 होंगे। राइट, क्योंकि 30 को हमने 4 भागों में बांट लिया। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा था, मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा था आपको। यहाँ पर थोड़ी एक जब मिटा लूँ, क्या कहना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि दोस्तों आप समझ लीजिएगा, ये क्या है? घड़ी है। घड़ी का ये क्या है? घंटे वाला है। और ये क्या है दोस्तों? मिनट वाला है। जब दोस्तों आपका 15 मिनट तक, यानी कि 12 से जब दोस्तों 15 मिनट तक आपकी ये मिनट वाली घड़ी 15 मिनट पर आ चुकी है, तो क्या दोस्तों जो घंटे वाला सुई है इसमें क्या जंग लगी होगी? नहीं लगी होगी ना ही तो वो जमा होगा। दोस्तों जब 15 मिनट आगे आई होगी तो आपकी घंटे वाली सुई भी तो कुछ आगे की ओर आई होगी कि नहीं? ये क्लियर है। इतना तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों जब 15 मिनट आगे की ओर चली है जो मिनट वाली सुई, तो घंटे वाली में भी तो कुछ फर्क ना होगा ना, वो भी तो आगे की ओर बढ़ी होगी। तो दोस्तों वो दरअसल 7.5 डिग्री आगे की ओर बढ़ गई है। जब वो दोस्तों जो 15 वाली जो मिनट वाली सुई है ना, वो किस पर? जब 30 पर आई होगी। किस पर आई होगी? 30 पर। तो दोस्तों वो 7.5 तो वो 15 मिनट में बढ़ेगी, और 7 फिर 15 मिनट में बढ़ेगी, यानी दोस्तों वो कितना? 15 डिग्री का कोण बना लेगी। जब वो 30 डिग्री यानी कि 30 मिनट पर आएगी ना मिनट वाली सुई दोस्तों, तो आपकी जो घंटे वाली सुई है ना दोस्तों, वो 15 डिग्री आगे की ओर खिसक जाएगी। राइट, ठीक। इसके बाद दोस्तों जब वो यहाँ पर आएगी, कहाँ पर? यहाँ पर आएगी, तो 22 दशमलव कुछ डिग्री ये घंटे वाली सुई यहाँ पर पहुँच जाएगी।
राइट। ठीक, जब वो दोस्तों 12 पर आएगी ना, यानी 30 डिग्री का कोण जो पूरा कर लेगी दोस्तों, तो तब जाकर आपका वो 12 वाला जो कांटा था ना, जो पहले घंटे का कांटा कहाँ पर था, 12 पर था, तब जाके वो किस पर हो जाता है, 1 पर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। इसलिए दोस्तों जब भी आपको दो शून्यों के बीच में यदि कोण पूछा जाए तब आपको फॉर्मूले का प्रयोग से करना है, और यदि दोस्तों डायरेक्टली सिंपली पूछा जाए तो आपको इसी टाइप से कर देना है कि जैसे कि 5 मिनट में 30 डिग्री का है तो 15 मिनट में 90 डिग्री का होगा, 30 पे आएगा 180 डिग्री का, पूरा चक्कर लगा लेगी तो 360 डिग्री का। ठीक, तो इस टाइप की मैंने दोस्तों आपको बेसिक से बता दिया है, तो इस चीज़ को आप बेसिक तरीके से चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन, सभी पिता पुरुष हैं। सेकंड, कुछ डॉक्टर पुरुष हैं। निष्कर्ष, कुछ पिता पुरुष हैं, सभी डॉक्टर पुरुष हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कथन और निष्कर्ष में से आता है। ठीक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। ठीक, तो दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है आपको ये सर्च करके देखना है, इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों ये कुछ बेन आरेख की तरह होता है, किसके, बेन आरेख की तरह, लेकिन दोस्तों इसमें स्थिति देकर रखी होती है, हमें स्थिति के हिसाब से चलना होता है। बेन आरेख में तो हम सोच सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि मैथ में यदि किसी ने कहा है दोस्तों कि हम सोना खाते हैं, तो माना कि हम सोना खाते हैं क्योंकि हमें स्थिति दी है, लेकिन दोस्तों यदि मन से कोई कहे कि आप सोना खाते, तो हम उन्हें जवाब दे सकते नहीं खाते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर देखो कथन खुद कह रहा है हर चीज़ को, इसलिए आपको कथन के हिसाब से चलना है, ना कि आपके मन से हिसाब से। अब वो कैसे सवाल करते हैं तब आपकी समझ में आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर पहली स्थिति क्या है, सभी पिता पुरुष हैं। तो दोस्तों जो पिता हैं हमारे, कौन है, पिता हैं, वो सभी के सभी क्या होंगे दोस्तों, पुरुष होंगे। कौन होंगे, पुरुष होंगे। ठीक, अब उसने सेकंड वाली जो स्थिति की है कि कुछ डॉक्टर पुरुष हैं। तो देखो दोस्तों कुछ डॉक्टर पुरुष हैं, ये मान सकते हैं कि कुछ डॉक्टर क्या हैं, पुरुष हैं, लेकिन यहाँ पर पिता का जिक्र नहीं है। इसलिए दोस्तों इसका जो डायग्राम होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। समझ रहे ना, कहाँ पर होगा, यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि ये क्या है दोस्तों, आपके पास क्या है, डॉक्टर है, ये हम डी से प्रदर्शित कर देते हैं। ये क्या था हमारे पास, पी से प्रदर्शित कर देते, ये भी हमारे पिता थे। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने क्या बोला है कि कुछ डॉक्टर पुरुष हैं, यानी कि दोस्तों जो पुरुष हैं डॉक्टर हैं। ठीक, तो डॉक्टर कुछ पुरुष होंगे यहाँ पर और कुछ डॉक्टर होंगे, राइट। क्योंकि दोस्तों कभी भी यदि हम इसके अंदर बनाएंगे ना डॉक्टर को, यदि हम इसके अंदर बेन आरेख में, तो हम इसके अंदर बता देते कि जो डॉक्टर हैं वो सभी पुरुष होंगे। ये तो बेन आरेख का डायग्राम है। ठीक, लेकिन दोस्तों जो बाहर बनाया है ये क्या है, कथन का डायग्राम है। तब बेन आरेख में हम ऐसा बना देते हैं कि कुछ पिता क्या हो सकते थे, डॉक्टर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जो डॉक्टर होते हैं, ठीक, डॉक्टर होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक, इंजीनियर होते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो लड़के ही हों। ठीक, ज़रूरी तो ही नहीं है कि वो पुरुष ही हों। इसलिए दोस्तों इसका जो डायग्राम बनाया है वो बाहर बनाया गया है, किसके हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से। समझ आए ना। इसलिए दोस्तों कुछ क्या हैंगे, पिता हैं और कुछ क्या है, सॉरी, कुछ डॉक्टर हैं और कुछ क्या हैं, पुरुष हैं। इसलिए यहाँ पर ये वाला डायग्राम आ जाएगा। कौन सा वाला, यही वाला डायग्राम आ जाएगा। ठीक, बेन आरेख के हिसाब से नहीं बनाना है। अब दोस्तों हमें जो निष्कर्ष दिया है इसे देखना है कि कौन सी स्थिति फॉलो कर रहा है अथवा कौन सी नहीं। तो इसमें कुछ क्या है कि कुछ पिता पुरुष हैं। तो दोस्तों ये वाला जो गलत है, क्योंकि दोस्तों जो पिता हैं वो सभी के सभी कौन हैं दोस्तों, पुरुष पिता हैं। ठीक, जो पुरुष हैं वो सभी पिता हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो ये वाला तो क्या है दोस्तों, गलत है। सेकंड वो क्या बोला कि सभी डॉक्टर पुरुष हैं। तो देखो दोस्तों सभी डॉक्टर पुरुष नहीं हैं, समझ आए ना, सभी डॉक्टर भी पुरुष नहीं हैं, कुछ पुरुष हैं और कुछ डॉक्टर हैं। तो ये वाली भी गलत है, यानी कि दोस्तों दोनों ही स्थितियाँ कैसी हैं, गलत हैं। तो यहाँ पर दोस्तों केवल ए और बी इन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर डी होना चाहिए था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉरी एक मिनट, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी स्थिति फॉलो नहीं करता है, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कि दोनों ही गलत हैं, राइट। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन दोस्तों आपको और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको टॉपिक दे दिया है। अब मत कहिएगा कि सर हमें जो टॉपिक दिए पढ़ाते हैं आप बताते हैं, दरअसल वो हमें टॉपिक ही नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन कहाँ से हैं, हम किस टाइप से इसको खोजें। तो आप कथन और निष्कर्ष खोजेंगे यदि रीजनिंग
यूट्यूब पर, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जब सीखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दोस्तों वो आता है किससे, शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक, ये इसका टॉपिक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को किस में मिलेंगे, रीजनिंग विषय में मिलेंगे। ये एक टॉपिक माना जाता है। ठीक, तो निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है, 5-6 लेटर यहाँ पर दिए कर रखे हैं, समझ रहे हैं ना। 5-6 यहाँ पर लेटर हैं, जंगल, फर्नीचर, प्रकृति और लकड़ी और वृक्ष। ठीक, अब देखो दोस्तों, ये हमें वर्ड देखकर पता होना चाहिए कि किस टाइप से हमें करना है, समझ रहे ना। तो ये आप देख सकते हैं जी, नेचर के हिसाब से दिया हुआ है। ये वर्ड कैसे दिए हैं, नेचर के हिसाब से। तो हमें दोस्तों इनमें क्या करना होता है कि से क्रम से जमाना होता है, छोटे से बड़े की ओर या फिर बड़े से छोटे की ओर जमा सकते हैं हम, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आप कोई कहानी पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें शुरुआत से लेकर अंतिम तक होती है। ठीक, जैसे कि यदि आप कोई कार्य करते हैं तो वो आप शुरू से लेकर एंड तक करते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि बीच से किया फिर छोड़ से कर दिया फिर शुरू से कर दिया, नहीं ना। आप शुरू से लेकर क्या करते हैं, अंतिम तक करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये 5 लेटर हैं, इन्हें आपको शुरू से लेकर अंत तक जमाने हैं, यानी कि इन्हें क्रम से कैसे जमाएं। तो हम देखते हैं क्रम से कैसे जमाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्रकृति है। क्या है, प्रकृति है, तो हमने प्रकृति कर दिया। इसके बाद दोस्तों प्रकृति में क्या होते हैं दोस्तों, जंगल होते हैं, तो जो कि आपको ए पर हैं, तो हमने 1 कर दिया। ठीक, अब जंगल में दोस्तों आप देख सकते हैं कि वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 5 कर दिया। ठीक, क्योंकि 5 स्थान पर है। तो अब दोस्तों वृक्ष से हमें क्या मिलती है दोस्तों, लकड़ी मिलती है, तो हमने जो चौथे नंबर पे है तो यहाँ पर चौथा कर दिया। इसके बाद दोस्तों लकड़ी से जो बनता है वो क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, जो कि आपको 2 पर नंबर पे है, तो आप 2 देख सकते हैं। तो क्या 31 चौगन 2 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, आप इसी के पीछे भी मत पड़े रहिएगा, समझ रहे ना। दोस्तों आपको एग्जाम में उल्टा कर भी दे सकता है। जैसे कि दोस्तों आपको जो 2 हैं, 2 आपको आगे कर सकता है, फिर 4 कर सकता है, फिर 5 कर सकता है, फिर 1 कर सकता है, और फिर कितनी कर सकता है, 3। तो आपको ये ऑप्शन भी देखना, वरना आप इसी ऑप्शन के चक्कर में रहोगे कि सर ने ऐसा बताया था, क्वेश्चन एग्जाम में या विकल्प उस स्थान में मिल ही नहीं रहा है, हम क्या करें। तो दोस्तों उसे पलटना भी है, आपको इतना ध्यान रखें आप। ठीक, तो दोस्तों ये क्या है, शब्दों का तार्किक क्रम है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में आएगा, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम समूह का चयन करें। तो दोस्तों जो विषम समूह है, ठीक, विषम समूह, अब विषम समूह के लिए दोस्तों आपके पास क्या होती है, ओल्ड। ठीक, ओल्ड। अब विषम समूह जैसे कि पहले आप समझ सकते हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने कहा टमाटर, क्या कहा, टमाटर और भटा और आलू। ठीक, इसमें मैंने कह दिया अनार, क्या कह दिया, अनार। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो 3 जो वर्ड मैंने बोले हैं वो क्या है, सब्जी है, लेकिन जो अनार है दोस्तों वो क्या है, फल है। तो इसमें आपको जो अगल शब्द होता है ना, अगल से ही जो दिखाई दे या दोस्तों उनसे मेल जोल ना करे, तो उन शब्दों को छांटना ही क्या कहलाता है, विषम समूह कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, विषम समूह। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि केला दिया गया है, अनार दिया गया है, अमरूद दिया गया है और बकरी। तो आप देखिए दोस्तों, इन जो 4 वर्ड हैं हमारे पास, क्या हैं, 4 वर्ड हैं। तो 4 वर्ड में से जैसे केला है, अनार है, अमरूद है और बकरी है, तो इसमें से आपको अजीब सा वर्ड कौन सा लग रहा है, जो इनसे मेल नहीं खा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डी, बकरी, क्योंकि दोस्तों केला भी एक फल है, अनार भी एक फल है और अमरूद भी एक फल है, लेकिन दोस्तों दरअसल जो बकरी है वो एक जीव है। ठीक, क्या है, जीव है, जो कि दोस्तों इन 3 से मेल नहीं खा रही, यानी कि दोस्तों इनका जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यदि आप इसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इसका जो टॉपिक होता है दोस्तों वो होता है क्या, ओल्ड, क्या होता है, ओल्ड और इवन, क्या होता है, ओल्ड और इवन। जैसे हम सम विषम, सम और विषम समूह। ठीक, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप सम और विषम समूह, ठीक, रीजनिंग डालोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है। तो देखो दोस्तों ये आपकी है आकृति गिनना, जिसे हम फिगर काउंटिंग कहते हैं। तो ये टॉपिक आपको किस में मिलेगा,
रीजनिंग का है, जो कि आपको वेरिएबल रीजनिंग और आपको किसमें नॉन वेरिएबल रीजनिंग दोनों में ही मिलेगा, ठीक, क्योंकि इसमें डायग्राम भी आ गया है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपने देखे होंगे कि जब गिनती गिनते हैं तो आपको त्रिभुज वाले भी दिखाई देते हैं, कभी आप ऐसे देख सकते हैं, तो कभी आपको इस टाइप के वर्ग भी दिए जाते हैं, षटकोण भी होता है त्रिभुज में आकृतियाँ गिनने के लिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन वही है, लेकिन दोस्तों त्रिभुज के लिए आपको अगल लॉजिक अप्लाई करना होता है, षटकोण के लिए आपको अगल लॉजिक करना होता है, स्क्वायर के लिए आपको अगल करना होता है, टेबल को अपन को अगल करना होता है, ठीक। इन चारों के ही क्या दोस्तों अगल अगल लॉजिक हैं। इसलिए दोस्तों आप जब आकृति गिनना या फिगर काउंटिंग आप टॉपिक पढ़ोगे ना, तो उसमें भी कितने 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक, जो मैंने अभी हाल आपको बताए हैं। तो ये हमारे पास किस टाइप का है, ये है हमारे पास स्क्वायर टाइप का, ठीक, या है वर्ग बताना है इसमें, ठीक, क्या है वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, नंबर डाल लेना 1 2 3 और ये 4, ठीक। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। ये क्या है दोस्तों, आपको उसके सेल और क्या है दोस्तों उनकी पंक्ति और रो में आपको क्या है एक प्रकार के क्रम से नंबर डाल लेने जिनमें वो खंड हैं, ठीक। अब इसमें लॉजिक जो होता है दोस्तों कि आपस में जो अंतिम से अंतिम संख्या होती है ना, इनका आपस में क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। कितना कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। बाकी की जो संख्याएं बचती हैं दोस्तों उन्हें छोड़ देते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 1 और 2 बची हैं तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। हमें केवल ये होता है कि इनका जो हमें आप छोड़ छोड़ की जो संख्या हैं उनका हमें जोड़ा बनाना होता है। इनका यदि हम जोड़ा करेंगे दोस्तों तो 3 एकम 3, यदि हम 1 का और 3 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। 3 और 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। 5 और कितने 3 का करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक। और 6 और 4 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। यदि हम इसे जोड़ेंगे दोस्तों, अब इन सभी को क्या करना है, प्लस भी करना है, ठीक। प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन डी में हम देकर रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक। तो ये आपको लॉजिक किसमें, केवल से केवल स्क्वायर वाले में ही करना है। और दोस्तों आकृति जब आपको त्रिभुज की दी जाए तब आपने देखा होगा कि इस टाइप से हैं, तो आपको 1 2 3 फिर उसका n और n प्लस के 1, ठीक, अपॉन में 2 इस स्क्वायर का इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। तो ये आपको त्रिभुज वाली आकृति में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप आकृति गिनना या फिर फिगर काउंटिंग जब आप टॉपिक डालोगे तो आप इस टॉपिक के विषय पर चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक घड़ी में 4:40 हो रही है तो जल में प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको घड़ी वाले टॉपिक में नहीं दिखाई देगा। अब बोलना क्यों, क्योंकि दोस्तों ये मैंने आपको बताया था कि 2 रीजनिंग टाइप होती हैं, एक वेरिएबल रीजनिंग होती है, एक नॉन वेरिएबल रीजनिंग होती है। तो इसमें दोस्तों जिसमें भी चित्त बने, ठीक, जो वेरिएबल होती है ना दोस्तों वो एक टाइप की थोड़ी टाइप के क्वेश्चन होती हैं, ठीक। लेकिन जो नॉन वेरिएबल होती है दोस्तों उसमें आपके कुछ इमेजेस से बनती हैं, डायग्राम बनते हैं, ठीक। तो इस टाइप से वो आ जाती है नॉन वेरिएबल रीजनिंग में, ठीक। तो दोस्तों जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब, ठीक, यानी वाटर और मिरर इमेज आपको क्या मिलेगी, नॉन वेरिएबल रीजनिंग टॉपिक रीजनिंग में मिलेंगी, सॉरी 1 मिनट, रीजनिंग में मिलेंगी, ठीक। तो दोस्तों इसमें आप क्या करते हैं अधिकतम कि आप जैसे कि दोस्तों 4 बजकर कितने हो रहे हैं हमारे 40 मिनट हो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि 11:60, ठीक, 11:60 में से जो दिया हुआ समय है हम उसे घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं, तो घटाया तो दोस्तों ये कितना बचा, 7:20, कितना होगा 7:20, जो कि ऑप्शन डी में देकर रखा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आप किस में कर सकते हैं, रीजनिंग के जल प्रतिबिंब में या फिर दर्पण प्रतिबिंब में। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप इसी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आपका जब जल प्रतिबिंब दिखाई देगा वो किस में दिखाई देगा, 7:40। आपको जब घड़ी जो दीवार पर टंगी दिखाई देगी उसमें तो आपको 4:40 दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब उसी परछाई को आप पानी में देखोगे, जैसे कि आपकी दीवार पर क्या है, एक घड़ी टंगी हुई है, समझ रहे हैं ना, ठीक। और यहाँ पर आपने बाल्टी रख दी पानी की, ठीक, बाल्टी तो होती है ना घर में, तो हमने क्या कर दी, बाल्टी रख दी। अब उसमें पानी भरा, थोड़ा गंदा सा भरना, क्योंकि साफ भरोगे तो दिखाई नहीं देगा, ठीक, थोड़ा गंदा सा भरना। जब आप उसकी परछाई इसमें देखोगे दोस्तों तो आपको इसमें तो 4 उसी बोई के बोई कांटे आपको 4:40 दिखाई दे रहे होंगे दीवार में, लेकिन जब आप पानी में देखोगे तो बोई आपको 7:20 दिखाई देगी। कितना दिखाई देगा समय, 7:20, ठीक। तो ये होता है जल प्रतिबिंब और क्या, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक। यदि दोस्तों आपसे ये सिंपल सी तरीके से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि एक डिजिटल घड़ी में क्या दोस्तों, एक डिजिटल घड़ी में
कितने 4 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, 4:40 हो रहे हैं। तो जल में या फिर दर्पण में उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे ना कि 7 बजकर कितना बनेगा हमारा, 7:20। ठीक, ये क्वेश्चन में आप लगाकर और आ जाएंगे, घर आ जाएंगे। ठीक, सिंपल सा, कुछ नहीं। तो देखो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप क्या है, सवाल को अच्छे से पढ़ा करें, क्योंकि दोस्तों ये रीजनिंग है, रीजनिंग हो या मैथ हो, ये रीजनिंग और मैथ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आप सवाल को अच्छे से नहीं समझेंगे कभी भी आप रिजल्ट नहीं ला पाएंगे, समझ रहे ना। तो देखो दोस्तों, जो हमारे पास क्या है, रीजनिंग है, ठीक, सॉरी, जो हमारे पास घड़ी है वो क्या है, एक डिजिटल घड़ी है। और डिजिटल घड़ी में दोस्तों कभी भी दर्पण या फिर जल प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है। तो आपको एक ऑप्शन भी आएगा नीचे, ठीक, आपको नो ऑप्शन भी आएगा, या तो वो सी में या फिर डी में देकर रखा रहेगा कि इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी उसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। वो जब आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख कर दें कि एक घड़ी डिजिटल घड़ी, कौन सी घड़ी है, डिजिटल घड़ी, तो डिजिटल घड़ी में कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, चाहे वो दर्पण में हो या फिर किस में हो, आपका जल में हो। तो समझ गए ना। और यदि घड़ी की सिंपल बात की है तब उसका दर्पण बनेगा, ठीक, जिसमें 3 कांटे होते हैं उसके बनता है। बाकी की जो हम हाथ में पहनते हैं ना दोस्तों, डिजिटल टाइप की आपने देखी होगी जिसमें नंबर टाइप चलते हैं, तो उनका प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप समझा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये सीरीज़ का है, ठीक, सीरीज़ का है। तो जो हमने पहला वाला दूसरा वाला क्वेश्चन किया था वो किसका था, लेटर सीरीज़ का था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज़ का। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये सेट की अच्छी वीडियो लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले सेट में, तो तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।